अब 1 रुपए में मैं आपके घर तक पहुंच पाता हूं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा, नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और आज हमारे रडार पर फिर से 2 इंटरेस्टिंग कंपनीज होंगी। इनफैक्ट इस वीकेंड कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे आए थे। सबसे इंपॉर्टेंट तो टाइटन कंपनी थी, जिसपे हर्षदा ने आज सुबह सुबह सीएफओ साहब से बातचीत कर ली। 2 और बेहद इंपॉर्टेंट नंबर्स आए थे ओवर द वीकेंड। एक था बर्जर पेंट्स और दूसरा था जेएसपीएल। तो बर्जर पेंट्स के एमडी और सीईओ अभिजीत रॉय साहब मेरे साथ जुड़ने वाले हैं और साथ साथ जिंदल स्टील एंड पावर के जॉइंट एमडी नौशाद अख्तर अंसारी साहब भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और इन दोनों स्टॉक पे फिर एनालिस्ट का पर्सपेक्टिव होगा। लेकिन पहले इस वक्त की सुर्खियों पे आप लोग नजर आते हैं। आर कैप पर, आर इंफ्रा पर ये पूरा पॉकेट जो है आज दबाव में रहना तय है और एक बड़ा गैप डाउन के साथ ये शुरुआत करने के मूड में होंगे। अब कंपनी ने हार मान ली है कि वो खुद से कुछ कर पाने मुश्किल है उनके लिए, तो 42,000 करोड़ का कर्ज उतारने के लिए वो एनसीएलटी में चले गए रेजोल्यूशन प्लान के लिए। एक ग्रुप के ऊपर जब ऐसी दिक्कत आती है तो उसके जो दूसरी कंपनियां हैं उसमें भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और ये एक मुश्किल लगातार बनती रहेगी। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे बिकवाली रहेगी आज पूरे ग्रुप में। 6% नीचे भी बेचूंगा, बाउंस बैक होता है तो बेचने में ऐड करूंगा। एडीएजी पैक का सबसे ज्यादा प्रेशर में, आर इंफ्रा 10% नीचे, आर नेवल 11-12% नीचे। वाकई तगड़ा प्रेशर। तो ये तो ऑब्वियस था रिलायंस कम्युनिकेशन जो पिटना था, लेकिन साथ में ग्रुप कंपनीज वो बोल्ड सेल कॉल सुबह सुबह सीएनबी से आवाज पे दिया। और देखिए अक्रॉस द बोर्ड रिलायंस कम्युनिकेशन 35, रिलायंस पावर 30, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा सब जोड़ लीजिए आप, डबल डिजिट फॉल्स इन तमाम स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। पर हाँ, दिक्कत रिलायंस कम्युनिकेशन को लेकर बैंक्रप्सी फाइलिंग, यानी कि वो डेटर्स को, क्रेडिटर्स को पैसा जाएगा, यानी कि जिन्होंने पैसा दिया था उनसे वसूली करी जाएगी। शेयरधारकों के हाथ में शायद कुछ ना है और ऐसा होना है तो ऑब्वियस है कि स्टॉक पे दबाव आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू अब ऑलमोस्ट इरोड होती हुई, इसीलिए इस तरह का फॉल है। फिर भी लो लेवल से कुछ रिकवरी दिखाने की कोशिश, पर कॉशियस है। ठीक बात। तो ये तो रही इसकी बात एडीएजी पैक की, लेकिन बाजार का मूड भी थोड़ा बिगड़ा ही हुआ है। हफ्ते की कमजोर शुरुआत हुई है, 0.5% का दबाव है इस समय निफ्टी पर। 10,850 के नीचे इस समय निफ्टी कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा और अंडर परफॉर्मेंस है। ग्लोबल पीयर्स के मुकाबले सबसे कमजोर हम परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसके पीछे कुछ ऑब्वियस रीजंस हो सकते हैं। एक तो बजट की मैथ को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है बाजार में कि वाकई ये फिस्कल डेफिसिट का जो फिर भी टारगेट बढ़ाया गया वो अचीव हो सकता है नहीं। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट वो दिक्कत वाली बात है, तो ये आरबीआई गवर्नर भी नोटिस करेंगे। मैथ को लेकर कंफ्यूजन है, आरबीआई गवर्नर नोटिस करेंगे। और जो पैसा डाला गया है उससे इन्फ्लेशन और बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो क्रेडिट पॉलिसी को लेकर होप्स भी कम होती चली जा रही हैं कि इस बार दरों में कटौती आनी ही नहीं आनी गुरुवार को। तो ये सब इश्यूज हैं बाजार में और इसलिए थोड़ा दबाव। कच्चा तेल उछला था तो उसका भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। तो अक्रॉस द बोर्ड ये सब रीजन जिसके चलते इंडियन मार्केट अंडर परफॉर्म करते हुए मेटल्स, फार्मा, कैपिटल गुड्स, सरकारी बैंक्स, खास करके ये पॉकेट्स हैं जो ज्यादा दबाव दिखा रही हैं। और एक और दिक्कत हम रिटेल के लिए, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स सबसे ज्यादा वो पिटते हुए। मिड कैप्स इस समय 1.25% से ज्यादा का दबाव झेलता हुआ, स्मॉल कैप्स में इतनी मैग्नीट्यूड का फॉल है। और फिर इसलिए मार्केट का मूड जो मैं हमेशा कहता हूं, मार्केट ब्रेथ देखिए आप, 2:7 का रेशियो। हर 9 शेयरों में सिर्फ 2 हरे निशान में और ये ऊपर देखिए 7 लाल निशान में आपको शेयर नजर आएंगे। इस तरह का ब्रॉडर मूड है, थोड़ा दिक्कत भरा बाजार, ये तो शक नहीं इसमें। चलिए, दो मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं। क्या बर्जर पेंट्स का मैनेजमेंट रेडी डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक। तो बर्जर पेंट से शुरुआत करते हैं और इस कंपनी के एमडी और सीईओ अभिजीत रॉय साहब जुड़ते हुए। रॉय साहब, स्वागत है सीएनबी आवाज पर आपका। इस कंपनी के जो तिमाही रिजल्ट्स आए हैं वो आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। मेरे ख्याल से फ्राइडे को बाजार बंद होते से ही ये नंबर आ गए थे 4 बजे के आसपास, तो आज उस पर रिएक्शन आ रहा है स्ट्रीट का। रेवेन्यूज में 21% का उछाल, इबीटा 6%, मुनाफा 2.5-3% उछलता हुआ। वो एक एक करके मैं नंबर्स टच अपॉन करूंगा मैं रॉय साहब से। सबसे इंटरेस्टिंग तो सर स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ है, 20% से ज्यादा की रन रेट आपने डिलीवर करके दिया इस बार। कहां से मदद मिली? और मुझे एक बात बताएं, ये वॉल्यूम और प्राइसिंग का ब्रेकअप होता है तो 21% मतलब कितना वॉल्यूम कितना प्राइसिंग से टेलविंड मिला है? करीबन 18 से 19% के बीच में वॉल्यूम ग्रोथ है। हाँ। बाकी जो है वो अपना प्राइस इंक्रीज के चक्कर में आ गया है। हाँ। तो टोटल 21% था ग्रोथ डोमेस्टिक मार्केट में, उसमें से 18 से 19% वॉल्यूम ग्रोथ से आया है। अच्छा, तो 18-19% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ बर्जर पेंट्स इस समय क्लॉक कर रहा है, जबकि हम कह रहे हैं रियल एस्टेट एज अ स्पेस को लेकर अभी भी दिक्कतें हैं, इन्वेंट्री पड़ी हुई है, माल बिक नहीं रहा है, अब बिल्डर्स दिक्कत में।
तो आपका क्या रियल एस्टेट स्पेस को लेकर आंकलन अलग है, या फिर ये जो रीपेंटिंग नीड्स हैं ये उसका फायदा आपको खासतौर पे मिल रहा है सर? हमारा तो यही सही बोला आपने, क्योंकि हमारा जो मेन सेल होता है वो रीपेंटिंग के लिए जाता है। जैसे घर जो दोबारा पेंट वगैरह करते रहते हैं लोग, तो उसमें रियल एस्टेट से ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है। करीबन 15% के करीब जो है रियल न्यू बिल्डिंग से आते हैं, और बाकी 85% जो है वो रीपेंटिंग के इसमें बिजनेस में से हमारा जो सेल होता है उसमें आता है। तो चूँकि रीपेंटिंग ठीक ठाक चल रहा है और सीज़न इस बार थोड़ा से लेट था, मतलब यानी कि दिवाली थोड़ा लेट था, तो इसलिए अक्टूबर नवंबर वाज मच बेटर देन लास्ट ईयर। तो इसलिए ग्रोथ काफ़ी सही रहा थर्ड क्वार्टर में। इनफैक्ट राइट थ्रू द ईयर वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा रहा इस साल। ठीक बात। तो वॉल्यूम ग्रोथ, रीपेंटिंग का कामकाज जो होता है, फिर से घर में पुताई जो कराते हैं हम लोग, उसका फायदा बर्जर पेंट्स को खास तौर पे मिलता हुआ। तो रेवेन्यूज अच्छे, वॉल्यूम ट्रैक्शन अच्छा, मोमेंटम सर। पर पहले दिक्कत आपका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है। मार्जिन इस क्वार्टर में 2%, ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट का दबाव दिखा रहे हैं। क्यों ये प्रेशर आया, क्यों ये मार्जिन पे कॉन्ट्रैक्शन? ये जो मार्जिन का प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन इसलिए हुआ कि रॉ मटेरियल प्राइसेस सडनली बढ़ने लगा था। तेल का दाम आपको पता है कि काफ़ी छलांग मारा था बीच में, और उस समय नॉर्मली हम डेकोरेटिव में पास ऑन कर देते हैं ये जो प्राइस इंक्रीजेज हैं। इस साल थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि जीएसटी में हमारा जो रिडक्शन हुआ था 28 से 18%, तो उस समय हमने वेट करके प्राइस को सेटल करने दिया था टिल बिफोर वी टुक अ प्राइस इंक्रीज। तो इसलिए थोड़ा सा लेट लिया हमने प्राइस इंक्रीज। उसका इम्पैक्ट थर्ड क्वार्टर में आया, जिसका हमने फिर फोर्थ क्वार्टर में उसका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि पहले बात तो रॉ मटेरियल प्राइसेस गिर गया है थोड़ा काफ़ी, और दूसरी बात हमने प्राइस इंक्रीज लिया है 1 अक्टूबर और 1 दिसंबर को, जिससे हमारा जो गैप था वो काफ़ी कम हो चुका है। तो जितने भी एक्सेसेस थे वो आप पास ऑन कर पाए, जो प्राइस लिया है उतना ही क्वांटम का लिया है सर? डेकोरेटिव साइड में मोटा मोटी पूरा ही पास ऑन कर दिया है। जो इंडस्ट्रियल साइड है उसमें अभी भी नेगोशिएशन चल रहा है। नॉर्मली इंडस्ट्रियल थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज तो उसमें ओईएम्स होते हैं। हाँ, नहीं बात सही। तो आपका मिक्स क्या है रॉय साहब? इंडस्ट्रियल से कितना आता है, डेकोरेटिव से कितना आता है? आपको तो लार्जली डेकोरेटिव थ्रस्ट है ना? हाँ जी, 80% डेकोरेटिव है, करीबन 20% के करीब इंडस्ट्रियल है। हाँ, अच्छा। जब ये नंबर्स देख रहा था मैं, रेवेन्यूज अच्छा, मोमेंटम, मार्जिन्स में स्क्वीज देखने को मिल रहा था, तो मुझे लगा कि एक ट्रेड ऑफ तो नहीं है रेवेन्यूज ओवर मार्जिन जो आप लोग इस समय प्ले ऑफ कर रहे हो अपने टर्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए? ऐसा नहीं है जी, नहीं। ऐसे आप पूरा पेंट इंडस्ट्री देखिएगा तो मोटा मोटी ट्रेंड लाइन सिमिलर है, क्योंकि जिसका इंडस्ट्रियल पोर्शन ज़्यादा है उनको थोड़ा ज़्यादा तकलीफ है। कि जैसे हमारा 20% है, अगर ज़ीरो होता तो शायद इतना तकलीफ नहीं होता। ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा और बेटर रहता, डबल डिजिट रहता कंफर्टेबली। लेकिन चूँकि इंडस्ट्रियल है उसमें डीग्रोथ था इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो इसलिए उसको खींच के नीचे उतार देता है थोड़ा से। हाउएवर ये जो फेज़ था वो काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुका है। इवन ऑन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स थोड़ा करेक्शन लिया है, तो फोर्थ क्वार्टर में इससे बेटर रहेगा। और गोइंग आफ्टर फॉरवर्ड अगर प्राइस ऐसे हेल्ड, मतलब ऐसी स्थिति पे और इस लेवल पे रहता है, तो फर्स्ट क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट होना चाहिए। हाँ, तो मार्जिन दिक्कत वाली बात थी। दो इश्यूज थे, कच्चा तेल जो उछाल दिखा रहा था और हमारी करेंसी जो मजबूत होती चली जा रही थी, तो उससे दोहरी मार पड़ रही थी, और प्राइसेस पास ऑन करने में थोड़ा समय लगा, वो जीएसटी को सेटल होने में दिया मैनेजमेंट ने। तो अच्छा रॉय साहब, पिछले 6 क्वार्टर्स के आंकड़े मेरे पास ग्रॉस मार्जिन के, लगातार हर क्वार्टर में मार्जिन स्क्वीज होते चले गए। अब ये ट्रेंड अरेस्ट होता हुआ नजर आएगा, है ना? Q4 ऑनवर्ड हालात यहां से सुधरेंगे। दैट्स राइट, बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइसेस जो पहले 2 साल पहले बहुत ज़्यादा गिर गया था, उसके बाद से ऑयल का प्राइसेस लगातार धीरे धीरे बढ़ता नज़र आ रहा था, लेकिन अब फिर गिरने लगा है और गिर के एक जगह पे स्टेबलाइज हो रखा है। आज के दिन में थोड़ा 19-20 चलता रहता है, लेकिन अभी वो $80 जो दिख रहा था कि $100 शायद चले जाए, वो अभी 65-70 के बीच में घूम रहा है, तो विच इज़ कंफर्टेबल फॉर अस। ठीक बात। तो जाते जाते एक सवाल और, आप लोग अपनी ब्रांड बिल्डिंग पे खर्च कर रहे थे, आप अब अपने डिस्ट्रीब्यूशन रीच को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और फिर मैंने एक सवाल भी उठा लिया था आपसे कि रेवेन्यूज ओवर मार्जिन, वो ट्रेड ऑफ तो नहीं चल रहा इंडस्ट्री में, सब अपना टर्फ प्रोटेक्ट करने की कोशिश। तो मार्केट शेयर कहां खड़ा है सर? ओवर द क्वार्टर्स मार्केट शेयर गेन लॉस कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? स्टेबल है?
मार्जिनल इंप्रूवमेंट हुआ है थोड़ा से मार्केट शेयर में, बिकॉज ओवरऑल ग्रोथ रेट ठीक रहा। वाईटीडी बेसिस पे हम अभी भी इंडिया में लीड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट, तो उस हिसाब से थोड़ा से इंक्रीमेंटल इंक्रीज हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं है, बट मार्जिनल इंक्रीज हुआ है थोड़ा सा। ठीक बात रॉय साहब, चलिए धन्यवाद। मुझे बताया गया था आपकी मीटिंग, उसके बावजूद आप आए, थैंक यू सो मच। चलिए एक इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट से दूसरे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट की तरफ, और जिंदल स्टील एंड पावर, यानी कि कई लोग हम लोग JSPL के नाम से इस कंपनी को जानते हैं। इस कंपनी के जॉइंट एमडी नौशाद अख्तर अंसारी साहब अब जुड़ते हुए। अंसारी साहब, स्वागत है CNBC आवाज पर आपका, और आप लोग की स्क्रीन पर JSPL के नंबर्स आएंगे। उम्मीद पे खरे उतरे या माइल्डली बेटर, जैसे मेरे रिसर्च टीम बता रही है मुझे। बिक्री में 37% का उछाल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 29% बढ़ा और लॉसेस रिड्यूस हुए। वो नंबर स्क्रीन पर आ जाएंगे आपके। पर अंसारी साहब, हाईलाइट मेरे लिए इस बार क्वार्टर में आपकी भी मार्जिन में प्रेशर है। 127 बेसिस पॉइंट, 23% का मार्जिन 21.7% पे आ गया है। क्यों ये मार्जिन पे प्रेशर है, और यहां से आउटलुक, यहां से ट्रेजेक्टरी मार्जिन की कैसी रह सकती है सर? हाँ, तो अगर आप ये देखें, मार्जिन्स की बात कर रहे हैं, अगर आप Q3 का रिजल्ट देखें तो हमारा EBITDA पर टन जो है वो कम नहीं हुआ है। हालांकि ये क्वार्टर जो था बहुत मुश्किल क्वार्टर था, लेकिन हमारा EBITDA पर टन जो है वो Q2 के मुकाबले में कम नहीं हुआ, बल्कि उससे बढ़ा ही है। मार्जिन के ऊपर तो प्रेशर हमेशा ही है, बिकॉज प्राइसेस जो है उसमें कम होने की टेंडेंसी है पूरी। बहुत जगह जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस हैं वो भी बढ़ने की टेंडेंसी थी। तो अगर आप देखें Q3 में तो रॉ मटेरियल की प्राइसेस जो है वो बढ़ी हैं और उसका इम्पैक्ट आया। लेकिन हमने दो एक्शन लिए, दो एक्शन, एक तो मार्केट का एक्शन था। मार्केट के एक्शन में जो हमारे जो प्रोडक्ट मिक्स और हमारी जो सर्विस थी उसको हमने काफ़ी इम्प्रूव किया, और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हमने सप्लाई करने की कोशिश की। अच्छा, एक बार बताएं अंसारी साहब, क्योंकि आप आए तो पहले बताएं वो स्टील प्राइसेस के फ्रंट पे क्या चल रहा है। वो ट्रेड वॉर, जो टैरिफ वॉर छुड़ा हुआ है दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज के बीच में, कितना स्टील डिमांड और प्राइसेस पे उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है? तो अगर आप देखें अगर आप वर्ल्ड की बात करते हैं तो एक तो बात हम करते हैं, जब वर्ल्ड की बात करते हैं सबसे पहले बात आती है चाइना की, बिकॉज 50% से ज़्यादा तो चाइना ही बनाता है। तो चाइना में एक तकलीफ तो ये है, जैसे अब आप देखें कि लास्ट कैलेंडर ईयर में ओवरऑल वर्ल्ड में कुछ 75 से 80 मिलियन टन हमारा ज़्यादा बना है स्टील, और उसमें 50 मिलियन टन से ज़्यादा तो सिर्फ चाइना में बना। तो मेजॉरिटी जो है वो चाइना में, वहाँ चाइना में जो उनकी कैपेसिटी बंद हुई उसके बावजूद भी वहाँ पर काफ़ी स्टील बना है, ज़्यादा बना। और उसमें डिसएडवांटेज चाइना का ये इशू जो ये आ रहा है कि चाइना की अपनी इंटरनल डिमांड है कम हो गई। जब चाइना की इंटरनल डिमांड कम हो गई तो ये मटेरियल जो है बाहर आ रहा है, इसलिए जो है इंटरनेशनली कॉस्ट में काफ़ी, मतलब सॉरी कॉस्ट नहीं बल्कि प्राइसेस में काफ़ी प्रेशर है। प्राइसेस जो हैं थोड़ी उसकी कम हो रही हैं, अब वो प्राइसेस कम हुई हैं बल्कि। लेकिन एक एडवांटेज ये है कि अगर आप चाइना के नंबर्स देखें उसके अगले क्वार्टर के मुकाबले में और इस क्वार्टर में अगर आप देखें तो अभी देखें उनका स्प्रेड जो है बहुत ही कम हो गया। उनके जो मार्जिन हुआ करते थे कुछ $100 के आसपास। अच्छा, प्रेशर। अच्छा अंसारी साहब, इस बार आपके नंबर्स में डोमेस्टिक स्टील बिजनेस तो ठीक ठाक दिख रहा है, दिक्कत फिर से वो पावर के धंधे को लेकर है। पावर प्लांट का PLF कहाँ खड़ा है ये बताएं मुझे। ये PLF के फ्रंट पे इतना प्रेशर क्यों आ रहा है? वो नॉन अवेलेबिलिटी कोल नहीं मिल पा रहा, वो इश्यूज अभी भी पर्टेन कर रहे हैं क्या? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं जी आप। कोयला सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम है हमारा पावर सेक्टर के लिए। जब तक ये कोयला हमको सही दाम में अवेलेबल नहीं होगा तब तक वो पावर जो हमारा PLF है वो इम्प्रूव नहीं होगा उसका। तो PLF के लिए दो चीज़ इशू होती है, दो इशू होता है। एक तो ये कि आपके पास सफिशिएंट PPA होना चाहिए, दूसरा आपको कोल होना चाहिए। अब अगर कोल ही नहीं होगा तो आप PPA लेके भी क्या कर लेंगे, उसके बाद में उसको बना नहीं सकते। हाँ, वो क्योंकि आंकड़े में दिख रहा है सर, उस सेगमेंट में प्रेशर अलग से दिखता है पावर के धंधे में आपका। अच्छा, इंटरनेशनल बिजनेस दूसरा इशू मेरे लिए पावर के अलावा, उसमें ओमान की सब्सिडी की लिस्टिंग का हम सब इंतजार कर रहे थे सर। पिछले कुछ क्वार्टर से जब भी आप जुड़ते हैं हम लोग इसी बात पे चर्चा जरूर करते हैं। क्या हुआ सर ओमान की लिस्टिंग को, सब्सिडी की लिस्टिंग को? क्या टाइमलाइंस? अब प्लान ठप हो गया है या अभी भी ऑन है? कब तक एक्सपेक्ट करूं? नहीं जी, कोई ठंडे बस्ते में नहीं है, ये काम चल रहा है अभी। ऑलरेडी बैंक्स को जो बहुत सारी एजेंसीज ऑलरेडी अपॉइंट हो गई हैं जो इसमें काम कर रही हैं, और होपफुली इस फाइनेंशियल ईयर में
हम इसके बारे में और ज़्यादा बताने की स्थिति में होंगे बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर मतलब मान के चलूं मार्च 2019 तक ये क्लैरिटी आ जाएगी, 2 महीने के अंदर, है ना सर? मार्च एंड, हाँ जी मार्च एंड। अच्छा ठीक है। आपकी कंपनी के डेट लेवल जो है ना सर अभी भी काफी ज्यादा है, डेट रिडक्शन प्लान्स क्या है? क्योंकि ओमान की लिस्टिंग जब होगी तब होगी, ईयर एंड तक डेट कहां ले जाने की योजना आप बना के चल रहे हैं सर? तो जैसा हमने कहा था शुरू में, इस साल के शुरू में, कि जो हमारी डेट है वो 10% कम से कम डाउन हो जाएगी इस साल में, और हम बिल्कुल उसी टारगेट पे हैं बाय दिस मार्च। जो हमारी इनिशियल ओपनिंग डेट थी उससे कम से कम 10% तो डाउन होगा, उससे ज्यादा ही डाउन होगा। 10% डेट रिड्यूस होगी, टारगेट पे सही चल रहे हैं। ठीक है। एज अ स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर सर, आखिरी सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे लिए। इस बार एक बार लॉसेस वाली पीरियड लेकर आइए डायरेक्टर साहब। वो रिड्यूस तो जरूर हुआ है, 277 करोड़ के सामने 87 करोड़ रुपीज आ गया, तो ऑलमोस्ट 60-70% के लॉसेस में रिडक्शन आपने दिखाया, पर अभी भी घाटा तो कर ही रही है अंसारी साहब। कब तक एक्सपेक्ट करूं जेएसपीएल एक प्रॉफिटेबल एंटिटी होगी, एक सस्टेनेबल बेसिस पे प्रॉफिट्स क्लॉक करने वाली कंपनी होगी? तो अगर आप ये देखें, जो लॉस आप जिसकी बात करें, पीबीटी में हम अभी पॉजिटिव हैं, पीबीटी में हमारा कोई लॉस नहीं है, और बाकी जो पीएटी की अगर जब आप बात कर रहे हैं, वो लॉस वो प्राइमरली वो जो टैक्सेस, डिफर टैक्सेस या बाकी जो है उसके बेसिस में है। तो मेरे ख्याल से आपको देखना चाहिए कि एबिटा का क्या हो रहा है, पीबीटी का क्या हो रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू सी। हाँ नहीं वो ठीक है, किसी रीजन से भी लॉसेस में, पर शेयर होल्डर को तो जो मिलना है वो आपके शुद्ध मुनाफे का हिस्सा मिलना है सर, इसलिए हम लोग मुनाफे का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, पीबीटी लेवल पर ठीक है, एबिट लेवल पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ अब इंतजार होगा अगले 2 महीने में, जैसे अंसारी साहब कह रहे हैं, ओमान के धंधे की इवेंचुअली लिस्टिंग, एटलीस्ट उसको लेकर अपडेट हमारे सामने आएगा। वैल्यू अनलॉकिंग की प्रक्रिया में वो एक इंपॉर्टेंट लिस्टिंग होनी है, तब अंसारी साहब से डिटेल में फिर से चर्चा करूंगा। अंसारी साहब धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो हमने 2 कंपनी जेएसपीएल की बात करी, हमने बर्जर पेंट की बात करी, इन दोनों में एनालिस्ट कॉल क्या है, इन लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट रैशनल क्या बनता है, खरीदारी करें या दूर रहें स्टॉक से, इस पर बातचीत ब्रेक के उस पार ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल जुड़ेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। राजेश जी हाय, गुड आफ्टरनून। 2 कंपनियां सर, बर्जर पेंट्स और जेएसपीएल, जिनके मैनेजमेंट से बातचीत हुई, कॉल क्या होगा स्टॉक्स पर? देखिए, दोनों पर हमारी बाई की कॉल रहेगी। हाँ। एक एक करके ले तो जिस तरीके से बजट में अनाउंसमेंट हुए हैं, फिर वो चाहे टैक्स ब्रेक्स को लेकर के हो या रूरल इकोनॉमी को लेकर के हो, दोनों ही स्थिति में दोनों ही तरफ से बर्जर को फायदा होने वाला है, क्योंकि डिमांड बढ़ने वाली है, दूसरी जीएसटी वगैरह के लिए भी फायदा होने वाला है, इसलिए हमें लगता है वहाँ खरीदारी करनी चाहिए। दूसरी कंपनी जैसे आपने जेएसपीएल बताई, या राइट, दूसरी कंपनी जैसे आपने जेएसपीएल बताई, तो उसमें भी हमें लगता है कि जिस तरीके के कोल बेस सबसे बड़ी स्पॉन्ज आयरन की कंपनी है, लॉन्ग रेल्स बनाती है, डेट कम होता जा रहा है, इवन एबिटा लेवल पर अगर आप देखें तो मार्जिन भी सुधार होते हुए नजर आए हैं, 22% के आसपास की एबिटा मार्जिन आई है, और एबिटा लेवल पर प्रॉफिट भी आया। तो मुझे लगता है कि ये भी लॉन्ग रन के लिए तो बहुत ही अच्छी लगती है। थोड़ी दिक्कतें पावर को लेकर के हैं, जो कोल की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन वो अगर थोड़ा सुधार आता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एंगुल के भी रैंप अप जो हुए हैं उसके बाद तो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है। मुझे लगता है कि थोड़े से स्टील प्राइसेस में सुधार होते ही यहाँ पे अच्छे हो जाएंगे आसार, तो यहाँ बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। अजय बताइए, दीदी का धरना आपके ऑफिस के आसपास है क्या? करीब 2 किलोमीटर के दूरी पे है। अच्छा, माहौल कैसा है? माहौल ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल दिख रहा है। उस साइड में अगर कुछ हो रहा हो तो हमें आइडिया नहीं है, बट हमारे एरियाज में तो कुछ ऐसा विशेष खराबी नजर नहीं आ रही है। ठीक बात। चलिए राजेश जी, दोनों ही स्टॉक जेएसपीएल और बर्जर पेंट, दोनों में खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है इन स्तरों पर, न्यू ईयर कंपनी। लेकिन आज के लेते हैं ब्रेक, ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार आखिरी सौदा। नमस्कार।